नमस्कार। आज हम बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक ऐसी हकीकत पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में दुनिया भर के विशेषज्ञों को चौंका दिया है। यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट है और वो हमारे सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखती है जो बचपन के मोटापे को एक नए, काफी चिंताजनक नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। देखिए, पहली बार 2025 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में 5 से 19 साल के जो बच्चे और किशोर हैं, उनमें मोटापा कम वजन की समस्या से आगे निकल गया है। ये सिर्फ आंकड़ों का उलटफेर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है एक तरह से। सोचिए, इस उम्र के लगभग 9.4% बच्चे, यानी करीब 18 करोड़ 80 लाख बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा अब 9.2% पर आ गया है। और तस्वीर और भी बड़ी है। अगर हम अधिक वजन मतलब ओवरवेट वाले बच्चों को भी इसमें जोड़ लें तो कुल मिलाकर दुनिया में हर 5 में से एक बच्चा, आप समझ रहे हैं, लगभग 39 करोड़ 10 लाख बच्चे वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। हर 5 में से एक, ये बहुत बड़ा नंबर है ना? और कुछ इलाकों में तो 2000 के बाद से मोटापे की जो दर है वो दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। तो आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे कि ये बदलाव कैसे आया, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़े वाकई, जैसे आपने कहा, एक बहुत बड़ी और थोड़ी जटिल कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि ये जो समस्या है ये पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं फैली है। हाँ, ये सही है कि वैश्विक स्तर पर मोटापे ने कम वजन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अगर हम जैसे उप सहारा अफ्रीका या दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों को देखें तो वहां अब भी कम वजन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन हाँ, बाकी दुनिया में तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अच्छा, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, विस्फोटक रूप ले चुकी है, कह सकते हैं। सही पकड़ा आपने। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली दरें हमें मिलती हैं प्रशांत महासागर के छोटे द्वीप राष्ट्रों में। जैसे न्यू है, वहां 5-19 साल के बच्चों में मोटापे की दर 38% है। कुक आइलैंड्स में 37%। अब सोचिए ये आंकड़े कितने ज्यादा हैं। 38%, ये तो अविश्वसनीय है। जी हाँ। इसके बाद आते हैं चिली जैसे देश, 27%, या अमेरिका 21%। ये उच्च आय वाले देश हैं, यहाँ भी स्थिति गंभीर है। और उन देशों का क्या जिन्हें हम निम्न और मध्यम आय वर्ग में गिनते हैं, जैसे भारत भी इसी श्रेणी में आता है, वहां क्या रुझान दिख रहा है? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं देशों में मोटापे की जो वृद्धि दर है वो सबसे तेज है। 2000 के बाद से इन देशों में अधिक वजन वाले बच्चों और किशोरों की संख्या, आप मानिए, दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। दोगुनी से ज्यादा? जी। इसके पीछे कई कारण है, लेकिन शहरीकरण और हमारी पूरी जो खाद्य प्रणाली है उसका बदलना ये प्रमुख है। हम एक ऐसी प्रक्रिया देख रहे हैं जिसे विशेषज्ञ पोषण संक्रमण या न्यूट्रिशन ट्रांजिशन कहते हैं। पोषण संक्रमण, ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छी चीज हो, पोषण में सुधार टाइप का। हाँ, नाम थोड़ा भ्रामक हो सकता है, लेकिन असल में ये अक्सर एक नकारात्मक बदलाव होता है। पोषण संक्रमण का मतलब है कि जो पारंपरिक स्थानीय और अक्सर ज्यादा पौष्टिक आहार होता था, उसकी जगह धीरे धीरे प्रोसेस्ड, ऊर्जा घने, मतलब कैलोरी से भरपूर लेकिन पोषक तत्वों में कम, ऐसे खाद्य पदार्थ ले रहे हैं। अच्छा। और ये बदलाव अक्सर आर्थिक विकास, शहरीकरण और वैश्वीकरण के साथ आता है। लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, जीवन शैली बदल रही है, पारंपरिक खानपान पीछे छूटता जा रहा है और बाजार में जो आसानी से उपलब्ध है, सस्ता है, पैकेज्ड फूड है, उसका चलन बढ़ रहा है। इसी संक्रमण का एक बड़ा नतीजा है ये वैश्विक मोटापा महामारी जिसे हम आज देख रहे हैं। ये सिर्फ खानपान का बदलाव नहीं है, ये एक तरह से विकास का एक अनअपेक्षित दुष्परिणाम है, जहां पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय भोजन वो तेजी से बाजार की ताकतों के सामने हार रहे हैं। मैं समझ गई। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं रह गया है, बल्कि हमारे आसपास का पूरा माहौल, पूरा सिस्टम ही बदल रहा है, जो इस मोटापे को बढ़ावा दे रहा है। और यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि आखिर वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो पारंपरिक भोजन की जगह ले रहे हैं। रिपोर्ट खास तौर पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ्स का जिक्र करती है। ये क्या भला है? ये वो चीजें जो औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरकर बनती हैं और जिनमें अक्सर ढेर सारी चीनी, नमक, अनहेल्दी फैट और कई तरह के एडिटिव्स होते हैं। जैसे सुबह के नाश्ते वाले वो मीठे सीरियल्स, पैकेट वाले बिस्किट और नमकीन, मीठी फिजी ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स और रेडी टू ईट मील्स, इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल। और इन यूपीएफ्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये पोषण के मामले में बिल्कुल खोखले होते हैं।
उनमें कैलोरी तो खूब होती है, पर ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर ये सब गायब होते हैं। और समस्या ये है कि ये चीज़ें अब हर जगह मौजूद हैं, बड़े सुपरमार्केट से लेकर छोटी किराने की दुकान तक, स्कूलों की कैंटीन्स में, यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में भी पहुँच गई हैं। और अक्सर जैसा आपने पहले इशारा किया, ये ताज़े फल, सब्जियों या साबुत अनाज जैसे पौष्टिक विकल्पों की तुलना में सस्ते भी पड़ते हैं। सस्ता, आसानी से उपलब्ध और खाने में सुविधाजनक, ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका मुकाबला करना वाकई मुश्किल है, खासकर उन परिवारों के लिए जो व्यस्त है या जिनकी आय कम है। बिल्कुल। और इस कॉम्बिनेशन में एक और शक्तिशाली तत्व जुड़ता है, वो है मार्केटिंग। ये यूपीएफ सिर्फ दुकानों में रखे नहीं रहते, इन्हें बच्चों और किशोरों को ध्यान में रखकर जोर शोर से विज्ञापित भी किया जाता है। रिपोर्ट का वो आंकड़ा याद है आपको? 13 से 24 साल के 75% युवाओं को हर हफ्ते मीठे स्नैक्स या फास्ट फूड के विज्ञापन याद रहते हैं। और उनमें से 60% ये मानते हैं कि विज्ञापन देखने के बाद उन्हें वो चीज़ खाने की इच्छा होती है। ये तो सीधा असर है मतलब। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो आज का जो डिजिटल युग है, उसमें ये मार्केटिंग और भी ज़्यादा प्रभावी और क्या कहते हैं, घुसपैठ करने वाली हो गई है। टीवी तो है ही, उसके अलावा अब सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, इन्फ्लुएंसर्स, फूड डिलीवरी ऐप्स, ये सब बच्चों और किशोरों को लगातार इन अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के संदेशों से घेर रहे हैं। ये खासकर विकासशील देशों में एक बड़ी चुनौती है, जहां अक्सर इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की कीमतें ताज़े स्थानीय भोजन से कम होती हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा आकर्षक बन जाते हैं। यानी एक तरफ तो ये यूपीएफएस सस्ते और आसानी से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है जो उनकी तलब पैदा करती है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। एकदम। और इस चक्र को तोड़ने में एक बड़ी बाधा है नीतियों का अभाव या उनका ठीक से लागू न होना। कई देशों में खाद्य उद्योग को विनियमित करने वाले नियम या तो बहुत कमजोर हैं या है ही नहीं। जैसे बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाना, स्कूलों में अनहेल्दी खाने की बिक्री बंद करना या यूपीएस पर टैक्स लगाना। इस तरह के कदमों का अक्सर जो शक्तिशाली खाद्य लॉबियां हैं, वो विरोध करती हैं। मुनाफे का सवाल आ जाता है। बिल्कुल। उनका मुनाफा अक्सर जन स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। वो प्रशांत द्वीप समूह जिसका हमने पहले जिक्र किया था, वो इसका एक बहुत दुखद उदाहरण है। वहां आयातित सस्ता जंक फूड उसने स्थानीय, परंपरागत और ज्यादा सेहतमंद आहार को लगभग पूरी तरह से हटा दिया है, और नतीजे हम उन भयानक मोटापे के आंकड़ों में देख रहे हैं। ये वाकई चिंताजनक है कि कैसे वैश्विक बाजार और नीतियां स्थानीय संस्कृति और स्वास्थ्य को इस तरह प्रभावित कर रही हैं। तो जब व्यवस्था इतनी जटिल और शक्तिशाली नजर आती है, तो सवाल उठता है कि एक व्यक्ति या परिवार के तौर पर हम इस धारा के विपरीत कैसे तैर सकते हैं? क्या माता-पिता के स्तर पर कुछ किया जा सकता है? रिपोर्ट कुछ व्यवहारिक कदमों पर रोशनी डालती है। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात है घर पर एक स्वस्थ माहौल बनाना और खुद एक उदाहरण पेश करना। मतलब परिवार में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम करना, है ना? खाने की मेज पर साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, इन विकल्पों को प्राथमिकता देना। घर का बना खाना अक्सर बाहर के खाने से ज्यादा पौष्टिक और नियंत्रित होता है। ये तो नींव है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसके साथ साथ शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है। बच्चों को रोजाना कम से कम 60 मिनट किसी न किसी तरह की शारीरिक गतिविधि, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना या कोई खेल, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और स्क्रीन टाइम, मतलब मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पर जो समय बिताते हैं बच्चे, उसको सीमित करना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ निष्क्रिय नहीं बनाता। हाँ, वो निष्क्रिय तो बनाता ही है, साथ ही उन्हें लगातार उन अनहेल्दी फूड्स के विज्ञापनों के संपर्क में भी लाता है, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। ये तो हुई घर की बात, लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, ये सिर्फ घर की चारदीवारी का मामला नहीं है। क्या माता-पिता इस बड़ी लड़ाई में, मतलब समुदाय या नीति के स्तर पर भी कोई भूमिका निभा सकते हैं? हाँ, और ये बहुत जरूरी पहलू है। माता-पिता सिर्फ अपने घर के राजा नहीं हैं, वो बदलाव के एजेंट भी बन सकते हैं। वो स्कूलों में बेहतर भोजन नीतियों की वकालत कर सकते हैं, जैसे जंक फूड फ्री स्कूल कैंटीन की मांग करना। वो स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को टारगेट करने वाले जो भ्रामक खाद्य विज्ञापन हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने वाली नीतियों का समर्थन कर सकते हैं। अगर उनके इलाके में कोई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो किफायती पौष्टिक भोजन तक पहुंच प्रदान करते हैं, तो उनका लाभ उठाना चाहिए। और बच्चों को खाने के बारे में जागरूक बनाना, जैसे उन्हें ये सिखाना कि फूड लेबल्स कैसे पढ़ें, ताकि वो खुद समझ सकें कि वो क्या खा रहे हैं, ये कितना जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। बच्चों को छोटी उम्र से ही ये खाद्य साक्षरता देना,
उन्हें भविष्य में बेहतर विकल्प चुनने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा बच्चों को खाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल करना भी बहुत प्रभावी हो सकता है, जैसे उन्हें रसोई में मदद करने देना, साथ में खाना बनाना, या अगर संभव हो तो घर में छोटी सी क्यारी में कुछ सब्जियां उगाना। हाँ, उससे जुड़ाव महसूस होता है। बिल्कुल, इससे उनमें स्वस्थ भोजन के प्रति एक सकारात्मक जुड़ाव पैदा होता है। और हाँ, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि वजन की निगरानी रखी जा सके और किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या का जल्दी पता चल सके। पर यहाँ एक मुश्किल सवाल उठता है। ये जो व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रयास हैं, ये कितने कारगर हो सकते हैं जब तक कि बाहर का माहौल, वो पूरा सिस्टम नहीं बदलता। माता पिता कितनी भी कोशिश कर लें, अगर स्कूल के ठीक बाहर ही ठेले पे समोसे और कोल्ड ड्रिंक बिक रहे हैं या टीवी पर लगातार जंक फूड के विज्ञापन आ रहे हैं, तो चुनौती तो बनी रहेगी, है ना? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और प्रणालीगत बदलाव के बीच संतुलन का। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, व्यक्तिगत प्रयास जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक सीमा तक ही प्रभावी हो सकते हैं अगर माहौल ही सेहतमंद ना हो। इसीलिए दोनों स्तरों पर काम करना होगा, घर पे स्वस्थ आदतें डालना और साथ ही स्कूलों में बेहतर भोजन, मार्केटिंग पर कड़े नियंत्रण और स्वस्थ भोजन को सस्ता और सुलभ बनाने वाली नीतियों के लिए आवाज उठाना, ये सब मिलकर ही स्थायी बदलाव ला सकते हैं। ये या तो ये या वो का मामला नहीं है, ये भी और वो भी का मामला है। मान लीजिए तमाम कोशिशों के बावजूद कोई बच्चा मोटापे का शिकार हो जाता है, तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? रिपोर्ट कुछ गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का जिक्र करती है, तो इसका मतलब क्या है? तात्कालिक तौर पर मतलब फौरन दिखने वाले असर, बचपन के मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो आगे चलकर डायबिटीज का रूप ले सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं, जोड़ों पर असर पड़ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये सब छोटी उम्र में ही। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये जोखिम और ज्यादा गंभीर होते जाते हैं। वयस्क होने पर टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फैटी लिवर की बीमारी और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कोलोरेक्टल यानी बड़ियात का कैंसर, स्तन कैंसर, किडनी कैंसर, इन सब का खतरा काफी बढ़ जाता है। बाप रे। जी, ये वो बीमारियां हैं जो न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता खराब करती हैं, बल्कि जीवन प्रत्याशा मतलब उम्र भी कम कर सकती हैं। यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर तो बहुत गंभीर असर है, लेकिन क्या इसका असर बच्चे के मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है? निश्चित रूप से, और इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बचपन का मोटापा बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। मोटापे से ग्रस्त बच्चों को अक्सर चिढ़ाने, धमकाने और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कम आत्मसम्मान मतलब लो सेल्फ एस्टीम जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये उनके आत्मविश्वास और सामाजिक विकास को बाधित कर सकता है। शरीर की छवि, बॉडी इमेज को लेकर जो नकारात्मक भावनाएं हैं, वो जीवन भर पीछा कर सकती हैं। और क्या इसका कोई आर्थिक पहलू भी है, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के स्तर पर? हाँ, और बहुत बड़ा आर्थिक पहलू है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो मोटापे से जुड़ी बीमारियों के इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। बार बार डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होना, ये सब एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है। और अगर हम समाज या देश के स्तर पर देखें तो ये बोझ और भी विकराल हो जाता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2035 तक मोटापे से जुड़ी जो वैश्विक आर्थिक लागत है, वो सालाना $4 ट्रिलियन से ज़्यादा हो सकती है। $4 ट्रिलियन, ये तो मतलब कल्पना से भी परे की रकम लग रही है। बिल्कुल, ये रकम स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधे खर्च से आती है और उससे भी ज्यादा उत्पादकता में कमी यानी लॉस्ट प्रोडक्टिविटी के कारण होती है। जब लोग बीमार होते हैं तो वे या तो काम नहीं कर पाते या उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। कुछ देशों के स्तर पर भी आंकड़े चिंताजनक हैं। जैसे रिपोर्ट में पेरू का जिक्र है, जहां अनुमान है कि मोटापे से संबंधित मुद्दों की लागत देश की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग $210 बिलियन तक पहुंच सकती है। ये दिखाता है कि यह सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और विकास का मुद्दा भी बन गया है। तो ये सिर्फ बच्चों के वजन का सवाल नहीं रह गया है, ये उनकी पूरी भविष्य की क्षमता को प्रभावित करता है। उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनका सामाजिक जीवन और अंततः पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी। हाँ, आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। जब बच्चे पुरानी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं तो उनकी शिक्षा बाधित होती है, उनके करियर के अवसर सीमित हो जाते हैं। ये एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकता है जो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाती। इसीलिए इस खतरनाक रुझान को उलटने के लिए तत्काल
और बहुआयामी कार्रवाई की सख्त जरूरत है। ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये हमारे समाज के भविष्य, हमारी आर्थिक स्थिरता और हमारी अगली पीढ़ी की भलाई से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये निकलता है कि बचपन का मोटापा अब एक वैश्विक संकट बन चुका है। इतिहास में पहली बार मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा हो गई है। ये एक वाकई चिंताजनक मील का पत्थर है। ये बदलाव दुनिया भर में असमान रूप से फैला है, लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इसकी रफ्तार सबसे तेज है, जो और भी चिंता की बात है। हाँ, प्रोसेस्ड अनहेल्दी फूड सस्ते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, और उनकी आक्रामक मार्केटिंग खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रही है। हाँ, और जबकि माता-पिता घर पर स्वस्थ आदतें डालकर, बच्चों को जागरूक बनाकर और नीतियों में बदलाव की वकालत करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये समस्या इतनी बड़ी और जटिल है कि इसके समाधान के लिए व्यापक प्रणालीगत बदलावों की भी उतनी ही जरूरत है। बेहतर स्कूल भोजन से लेकर मार्केटिंग पर नियंत्रण और स्वस्थ भोजन को सस्ता बनाने तक व्यक्तिगत प्रयास जरूरी हैं, पर वो अकेले काफी नहीं हैं। और अगर हम सामूहिक रूप से इसे रोकने में विफल रहते हैं, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत गंभीर और बहुआयामी हैं। न केवल टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग जैसी शारीरिक बीमारियों के रूप में, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, भारी आर्थिक बोझ और हमारी आने वाली पीढ़ी की पूरी क्षमता को सीमित करने के रूप में भी। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जिस पर हम सबको शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है, वो ये है कि कैसे हमारे और हमारे बच्चों के खाने की थाली के जो साधारण से दिखने वाले विकल्प हैं, वो असल में बड़े पैमाने के खाद्य प्रणालियों, वैश्विक अर्थशास्त्र, कॉरपोरेट मुनाफे की रणनीतियों और सरकारी नीतियों के एक जटिल जाल से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सोचने वाली बात है कि इस उलझे हुए जाल को सुलझाने और वास्तव में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और छोटे-मोटे बदलावों से आगे बढ़कर हमें किन ढांचागत, किन प्रणालीगत परिवर्तनों को लाने की जरूरत होगी। इस प्रणाली को बदलने के लिए वास्तव में क्या दांव पर लगाना होगा।